हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं MSD 2 के हरी घास पर क्षण भर जो कविता है उसी के बारे में। इसके कवि का नाम है अज्ञ, जो कि एक आधुनिक विचारधारा रखते हैं और ये कविता भी एक आधुनिक कविता है जिसे इन्होंने फैले हुए घास पर अपने प्रेमिका के साथ बैठकर नए नए रूपों में देखा है, क्योंकि अज्ञ एक प्रयोगवादी कवि हैं। और कविता में कवि ने अपनी आधुनिक विचारधारा, नई उपमाएं दृष्टिगत इसी कविता में हो रही है। वो अपनी प्रेमिका से कह रहे हैं कि चलो आओ बैठो हरी घास पर और हम यही हरी घास पे खो जाएं। तो चलो शुरू करते हैं कविता को। आओ बैठो इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। और घास तो अनुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हरी न्योतोती कोई आकर रोंदे, आओ बैठो तनिक सट कर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। बस नहीं दरारों सभ्य शिष्ट जीवन की, चाहे बोलो चाहे धीरे बोलो, स्वागत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ। हो प्रकृतस्थ तनो मत कटी छटी उस वार सरीखी, नमो खुले खिले सहज मिले, अतः स्मित अतः संयम हरी घासी। यहाँ पे कवि अपनी प्रियतमा से कह रहे हैं चलो हम हरी घास पर, हरी घास के जो स्थान है, ढाल यानी कि स्थान भी बोल सकते हैं, उसी जगह पर बैठते हैं। अभी माली चौकीदारों का समय नहीं है, अभी उचित समय है। हम अपनी जो मानव मन की जो भावना है, आधुनिकता, उसी को हम अपने मन से बाहर निकाल दें, यानी हरी घास के ऊपर बैठ के हम बहुत सारी बात करें। और ये हरी घास सदा बिछी रहती है। वो अपने को जितने भी उसको रोन दे तो भी वो कुछ नहीं बोलता, और उसको उसके प्रति वो उदारता है, मनुष्यता है उसके। यानी हरी घास को यहाँ कवि बोलना चाह रहे हैं कि हरी घास पर बैठ के हम इसको रोनते हैं, नित्य रोनते हैं, पर हरी घास पवित्र नित्य वो सबको कुछ नहीं बोलता। वो अपने आओ मेरे ऊपर बैठो आप रोन दो ऐसे बोलती है। यह कवि यहाँ इस पंक्ति में बोलना चाह रहे हैं। तनिक आओ मेरे पास सट कर बैठ जाओ, तुम आ जाओ मेरे पास और हम यहाँ व्यवधान ना रखे। पास बैठ जाओ तुम, स्नेह और भर का व्यवधान ना रहे, यानी हम दोनों के बीच कोई व्यवधान ना रहे। तुम सट कर बैठो और जो दरार है स्नेह शिष्ट की जीवन, सभ्य शिष्ट जीवन की जो है, उसी दरार को तुम भर दो। चाहे बोलो चाहे धीरे बोलो, अभी उचित समय है। तुम चाहे बोलो कि धीरे धीरे बोलो, या फिर स्वागत स्वागत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ। चाहे तुम कहो चाहे धीरे धीरे बोलो, चाहे तुम गुनगुना के बोलो चाहे तुम चुप रह के बोलो। हो प्रकृतस्थ तनो मत कटी छटी उस बार सरीखी, नमो खुले खिले सहज मिली, अतः स्मित अतः संयम हरी घासी। जो कवि यहाँ बोल रहे हैं कि जीवन के शिष्ट और जीवन के जो पवित्रता है उसको कवि बोलना चाह रहे हैं कि उसको बजाय रख के हम कोई अपने से किसी को बड़े या छोटे ना मानकर नम्र बनो, सहनशील बनो और खुले दिल से अंतर में प्रसन्न होकर धीरज लेकर तुम घास की तरह नम्र बनो। एक दूसरे को मदद करो। आधुनिकीकरण की और शहरीकरण की समाज को बेचैनी को छोड़कर तुम आज प्रकृति को अपनाओ। यह कवि यहाँ बोलना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पंक्ति में हरी क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन उदकती गड़क मड़क अकुलाहट, और न मानो उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा दूबा मेघली, पौधे लता दौलती फूल झरे पत्ते
तितली भुगने फूंगी पर पूछा उठा कर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृति बात है स्खलन, क्योंकि युग जनवादी है। शहरीकरण और आधुनिकीकरण के आडंबर में हम सब इस तरह खो गए हैं कि आज न हमें वो आकाश दिखाई देता है, ना ही हरी घास दिखाई देता है, न ही फूल पत्ते दिखाई देते हैं, ना ही हमें जो तितलियां हैं उनकी इतराती हुई वो सब कुछ दिखाई देती है। छोटी सी जो चिड़िया रहती है उसको भी हम, छोटी सी चिड़िया जो बैठी रहती है फूलों पे, उसको भी हम अनदेखा करते हैं। कवि को यहाँ दुख हो रहा है इस बात का कि प्रकृति का जीवन में स्थान होते हुए भी प्रकृति हमसे दूर चली गई है, क्योंकि आज का जो युग है वो जनवादी हो गई है। वह आधुनिक के और जो चकाचौंध है उसके और ज़्यादा जा रहा है और वो प्रकृति को भूल गया है। इसका कवि को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और अपने प्रेमिका से वह बोल रहे हैं कि आज की हम प्रकृतिवाद को, यानी हम जो शहर की जो चकाचौंध है उसको छोड़ के हम आओ बैठ जाएं थोड़ी देर घास पर। तो नेक्स्ट पंक्ति में, क्षण भर हम न रहें रह कर भी, सुनो गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लोल लहरी की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुनी कहती है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सन्नाटे सोच की हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। तो कभी यहाँ बोलना चाह रहे हैं अपनी प्रेमिका को कि सुने सन्नाटों में दूर सागर के जो लहरें हैं उसकी भी आवाज़ गूंज रही है, उसी प्रकार सुनने के लिए कहते हैं और उसी प्रकार महसूस करने के लिए भी कह रहे हैं कवि। जिस प्रकार सीपी सदा जो किनारे बैठकर सुना करते हैं, उसी तरह तुम भी महसूस करो, सुनो। आओ उसी प्रकार हम भी एक लय होकर, एक हृदय होकर, छोटे बड़े का भावना को भुलाकर एक दूसरे में विलीन हो जाए। कुछ समय के लिए हम अपनी कल्पना लोक से बाहर निकलकर, यानी कल्पना लोक में चले जाकर सोचने लगते हैं कि जो वह कभी सोचना चाह रहे हैं कि यह जो घास है उसके तले हम बैठ जाएं, अपनी कल्पना लोक को छोड़ के यहाँ बैठ जाएं और जो शहरीकरण प्रकृतिकरण को अपनाए, शहरीकरण को छोड़ के। क्षण भर अनायास हम याद करें धरती नाव नदी में, धुले भरे पथ पर आषाढ़ की भवक, झील में साथ तैरना, हंसी उकारण खड़े महावट की छाया में, बदन घास से लाल, खेत से सभी अलग लट, चीड़ों का बन साथ साथ धुलती चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की फूले नथुने, भराई सिटी स्टीमर की खंडहर ग्रथित उंगलियां, बांसे का मधु, डाकिये के पैरों के चाँप, जानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संथाली घुंघरू का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आहा की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें आंधी पानी, नदी किनारे की रेत पर बीते भर की छाह झाड़ की
अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का यह समूल लू मून। तो कभी यहाँ कुछ समय के लिए अपने कल्पना लोक में घूमने लग जाते हैं और वो यानी अपनी मन को कल्पना लोक में ले जाते हैं और वो अपने बीते समय को याद करते हैं। कभी वह नाव में बैठे हुए थे क्षण भर के लिए, तो कभी आषाढ़ महीने के जो क्षण है वो धूल भरे पथ को याद करते हैं। कभी झील के साथ तैरना याद करते हैं, तो कभी महावट की छाया को याद करते हैं। अकारण की जो हंसी है उसको भी कभी याद करें। तो कभी धूप में चेहरे पर जो पसीने रहता है, साथ घूमते हुए लटों को याद कर रहे हैं कभी। तो कभी चीड़ों का जो बन रहता है और कभी स्टीमर की सीटी, तो कभी खंडहर, तो कभी डाकिया के पैरों के छाप। यहाँ पे दिया गया है मस्जिद के गुंबद के पीछे, यानी मस्जिद के जो गोल आकार के रहते हैं उसके जो पीछे यानी ऊपर रहता है गोल आकार, उसके पीछे से सूर्य का डूबता हुआ वो याद कर, धीरे धीरे डूबता हुआ वही याद कर रहे हैं। तो कभी झरने के चमकीले पत्थर को याद कर रहे हैं और मोर मोरनी की आवाज़। तो कभी नदी किनारे बालू पर खड़े झाड़ की छाह को याद कर रहे हैं और कभी याद कर रहे हैं गरम की लू को। यहाँ कभी याद कर रहे हैं अपनी कल्पना के अंदर जाके वो इतने सारे चीज़ों को याद कर रहे हैं। कैसे कि वो क्षण भर पहले वो क्या करना चाह रहे थे, यानी वो क्या कर रहे थे उसी को याद करना चाह रहे हैं कभी यहाँ पे। तो नेक्स्ट पंक्ति में याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यालोकन, हमें न हीन बनावे प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फयाजी से, हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। तो कभी पुनः बीते हुए समय को याद करना चाह रहे हैं और कहते हैं कि हम अतीत के शरणार्थी नहीं हैं। जीवन का जो अनुभव है वो दोबारा हमें याद करना चाहिए। अतीत की किसी भी बात को लेकर हम अपने मन को हीन ना करें, अपनी भावना को आना देना, माने अपनी जो भावना है उसको हम आने देना चाहिए, वो अच्छा रहता है क्षण भर। और यहाँ बोल रहे हैं कभी कि आ जाओ मेरे पास क्षण भर तुम बैठो, क्योंकि यह क्षण पूर्ण रूप से हमारा है, किसी शहरी सेठ की मदद से नहीं मिलती यह क्षण। यह क्षण हमारे जीवन का अमूल्य क्षण है और इसका हमें किसी की तरह की ब्याज भी देना नहीं पड़ता मिलता। यानी आओ मेरे पास बैठ जाओ ताकि हम क्षण भर मैं तुम्हें निहारूं और तुम मुझे निहारो, हमारी और तुम मुझे पहचानो मैं तुम्हें पहचानूं। यही कवि यहाँ बोलना चाह रहे हैं। तुम्हारे जो चेहरे हैं, तुम्हारे आँखों के अंतर मन को मैं पढ़ना चाहती हूँ, कवि यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पंक्ति में आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आँखों की अंतर्मन की और हमारी सांझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक न हो कि निखारता दबी वासना की विकृति है। नेक्स्ट पंक्ति को भी मैं पढ़ लेती हूँ। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगें उतनी ही धीरे, हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियाँ भी धुल जावे क्षिति रेखा के मसृण ध्यांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही। तो कभी यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि तुम मुझे पहचानो और मैं तुम्हें पहचानूं, अपनी अतीत को पहचान जब
जब तुमने मुझे पहली मुलाकात हुई थी हमारी, तो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आँखें के जो अंतर्मन को मैं पहचान सकूं, जिसमें अनगिनत स्मृतियाँ हैं। तो यानी पहले की जो स्मृतियाँ हैं उसको मैं तुम्हें देख देख कर निहार सकूं। तुम बैठो और मैं तुम्हें देखता रहूं, देखते देखते अपनी मन की जो इच्छाएं की पूर्ति करूं, और हम एक साथ बैठे रहें और एक दूसरे में खोए रहें। तो कभी यहाँ अपनी प्रियतमा को बोल रहे हैं कि, यानी उनके बंधु को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें निहारती रहूं और तुम मुझे निहारती रहो, इतनी ही कोमलता से, इतनी ही धीरे से, जिस प्रकार हरी घास की एक एक पत्ते धीरे धीरे झाड़ियों में लिपट जाती है और झाड़ियाँ भी उस अंधेरे में घास की एक एक रेखा के साथ घुल मिल जाती है। घुल मिल जाती है। और कवि यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा सदा अंधेरा रहे, और यानी कि जो हरी घास को यहाँ बोल रहे हैं, हरी घास के लिए, कि हम दोनों पास बैठे रहें और हरी घास में हम दोनों अपने में खो जाएं। और कवि यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे जो अंधेरा है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और हमें बोध हो जाए कि हमारी जो घास है वो उसका सीमा नहीं है, जितना भी है वो बहुत सारे प्रेम को, शांति को लेकर वो बिछा हुआ है। उसको जितना भी रोन दो वो कुछ नहीं बोलता, वो सीमाहीन है, वो खुलेपन का आभास करती है। तो कवि यहाँ यही बताना चाह रहे हैं। चलो उठें अब हम, अब तक हमें थे बंधु शेर, शेर को आए देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते, सतभैया शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हों भी तो वह यह हरी घास ही जाने, जिस ब्रैकेट में जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है, और वह नहीं बोली, नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। उठो चलो प्रिय। तो कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं, उठो चलो यहाँ से, चलो। जिस प्रकार मैना शोर मचाती हुई यहाँ से वहाँ घूमती रहती है, उसी प्रकार हम भी अन्यत्र चले जाते हैं। और क्यों लोग कहेंगे फिर बाद में दो प्रेमी चुपचाप बैठे हैं। और लास्ट में कवि बोलना चाह रहे हैं कि घास की जो पीड़ा और दर्द है वो बताते हुए कह रहे हैं कि संसार ने सदा अपने पैरों तले इसको रौंदा है, पर वह कभी कुछ भी नहीं बोली। अपने ऊपर जितनी भी उसको परेशानी हुई पर वो सहते चली गई, और वो करुणा से अपनी प्रेम बांटती गई। बड़े बड़े शहरों में तो लोग, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो अपनी मुख को, यानी अपनी शरीर को रगड़ रगड़ कर सुंदर बनाती हैं साबुन से, पर उनके अंदर ना ही दया ना ही करुणा, इस प्रकार की भाव रहती है। चलो प्रिय, यहाँ से हम कहीं अलग चली जाएं। तो कवि का यह तात्पर्य है, इस कविता के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति और मानव के जो रिश्ता है वो किस प्रकार है, उसमें कैसे दर्द, घास जो है यानी प्रकृति जो है उसको कैसे दर्द मिल रहा है, पर फिर भी वो किसी प्रकार की नहीं वो कर रही है, उसको वो खुश है, शांति बांट रही है। और प्रकृति जो है वो सदा करुणा से, शांति से अपने जीवन का जीवन जी रही है, परंतु जो मनुष्य हैं वो भावना नहीं है उनमें, उनकी मनुष्यता नष्ट हो रही है। वो पैरों तले घास को यानी प्रकृति को रौंदे जा रहे हैं। तो आज की कविता इतना ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।